नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। टीएस सिंहदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। टीएस बाबा, बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज़ में और बहुत बहुत धन्यवाद, हमें आपने बातचीत के लिए समय दिया और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार कि आप सबका, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को के न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जो 2020 की पुरानी जो खराब यादें थी वो जाएं। देव हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। टीएस बाबा, बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज़ में और बहुत बहुत धन्यवाद, हमें आपने बातचीत के लिए समय दिया और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार कि आप सबका, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को के न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जो 2020 की पुरानी जो खराब यादें थी वो जाएं और नया सूरज नई उम्मीदों के साथ में 2021 का पहला दिन कल होगा, वो 2021 एक नई सुबह लेकर आए छत्तीसगढ़ वासियों के जीवन में, आपके जीवन में और आपकी सरकार के जीवन में और पूरे देश के जीवन में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी नव वर्ष की शुभकामनाएं, सभी दर्शकों को और आपके स्टूडियो के और चैनल के साथियों को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नव वर्ष। टीएस बाबा, हम लोग सीधे अब चूंकि चर्चा धान खरीदी की हो रही थी और उसी पर सीधे आ जाते हैं। पहला सवाल उसी रेलेवेंस के साथ में हमने शुरू किया था। धर्मलाल कौशिक कह रहे हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, कि सरकार झूठ बोल रही है। बघेल साहब कह रहे हैं कि 5000 गठान ही मिला है और वो कह रहे हैं 1 लाख पहुंच गया है और ये सार्वजनिक करे कि कितने का ऑर्डर दिया, कितना आया, क्या कितना पैसा भेजा। ये सरकारें हो गई कि कोई व्यापारी वाला, कारोबारी वाला बातचीत हो रही है कि एक भैया केंद्र में हमारी प्राइवेट लिमिटेड है और राज्य में आपकी प्राइवेट लिमिटेड है। सरकारों का क्या चरित्र रहा है ऐसा, इस तरह की बात करने का? या नेता प्रतिपक्ष को ऐसी बात करनी चाहिए, या सरकार ही अगर झूठ बोल रही है तो उसको ऐसी बात करनी चाहिए? टीएस बाबा, ऐसी बातें तो जरूर नहीं होनी चाहिए। हम सबको मर्यादाएं बना के रखनी चाहिए और यदि धर्मलाल कौशिक जी के पास कोई ऐसी जानकारी है तो वो दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। वो दस्तावेज प्रस्तुत कर दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कितना, केवल इतना ही ऑर्डर दिया है। वो 4 चिट्ठियां लिखी होंगी, उसमें से 2 ही चिट्ठियां प्रस्तुत करेगी तो सरकार 2 चिट्ठी और बता देगी कि नहीं, हमने इतना का ऑर्डर दिया है। और अगर वाकई में सरकार ने उतना ही ऑर्डर दिया है तो अपनी बात को वो सुधार लेगी सरकार। तो जो प्रमाण है अपने को दे देना चाहिए, प्रमाणिक आधार पर अपने को बात करनी चाहिए। बोरा एक बिंदु है धान खरीदी का। जो सबसे जटिल समस्या है धान खरीदी में, वो इस बात की आ रही है कि उठाव नहीं हो पा रहा है खरीदी केंद्रों से। उठाव इसलिए नहीं हो पा रहा है कि मिलर के यहाँ जगह नहीं बन पा रही है। जितना धान भेजा गया मिलिंग के लिए, अब वहां पर जाम हो गया। वो जाम इसलिए हो रहा है कि चावल बना के जो एफसीआई को देना चाहिए, एफसीआई आदेश नहीं कर रहा। इधर केंद्र सरकार ने एक पत्र राज्य सरकार को लिखा कि 60 लाख टन हम आपका चावल उठा लेंगे और बीजेपी ने भी इसका श्रेय लिया, यहाँ के साथियों ने भी श्रेय लिया। देखिए, आप कह रहे थे कि चावल का कोटा नहीं दे रहे हैं, उन्होंने चावल का कोटा दे दिया। अब वो चावल का कोटा दिया तो केंद्र सरकार की इकाई जो एफसीआई है वो कितना अरवा उठाएगी, कितना उसना चावल उठाएगी, ये लिख के नहीं दे रही है। तो अगर आप ये नहीं बताओगे और चावल लोगे नहीं कि कितना अरवा कितना उसना, तो किस मिल में हम कितना भेजें, किस मिल से हम कितनी मिलिंग कराएं, ऐसी बातों में ये बात आके अटक गई है। और यही स्थिति रहेगी तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में धान की खरीदी में किसानों को विपरीत बाधा आएगी। ये तो बड़ी गंभीर बात है टीएस बाबा, ये तो बड़ी गंभीर बात है। हम दिल्ली में लाखों किसान, दिल्ली के आसपास, दिल्ली के बॉर्डर में, चाहे यूपी का बॉर्डर हो, हरियाणा का बॉर्डर हो या पंजाब कैसे आने वाले तमाम किसान हो, वहाँ लाखों किसान महीनों से पड़ा हुआ है। सरकार 7, 8, 9 राउंड की बातचीत कर रही है, बड़े वादे और दावे हो रहे हैं कि अब 2 बातें मान ली, 2 बातें और मानी हैं, बर्फ पिघल गई है, सारी चीज़ें ठीक हो रही। लेकिन अभी जो ग्राउंड लेवल पे स्थिति है तो बड़ी भयावह है। ठीक है, वो बिल आ जाएगा, वो उसमें सरकार पीछे हट जाएगी या किसान पीछे हट जाएंगे, ये बात इतर है। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि जब चावल ही नहीं खरीदेंगे तो धान खरीदी केंद्र अपने आप ही बंद हो जाएंगे, तो किसानों की आय कैसे दुगनी होगी? ये बड़ा सवाल है जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं। यही सच्चाई है और कोई भी जाके इसको देख सकते हैं। एफसीआई अगर ऑर्डर दे देगा तब तो वो रोटेशन चालू होगा, नहीं तो सब चीज जाम हो जाएगी। ये बोरों की भी बात हो रही थी, बोरों की भी खरीदी में आधा बोरा फिर वापस सर्कुलेशन में आ जाता है। वो जाता है, उसमें चावल बना, चावल कम बनता है, वो चावल पैक हुआ, वो बोरे वापस खाली हुए, वो वापस इसमें संग्रहण केंद्र में आ जाते हैं। ये बोरे भी जाम हो रहे हैं, खरीदी भी जाम हो रही है।
रखने की जगह भी जाम हो रही है, मिलरों के पास जगह नहीं बचेगी। और चावल अगर एफसीआई उठाएगा नहीं और ये नहीं कहेगा कि कितना उतना और कितना अरवा चावल वो लेंगे, तो मिलिंग कैसे हो सकती है? ये सच्चाई है। और दुर्भाग्य से केंद्र सरकार का रवैया कुछ समय से जो मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 साल से, वो राज्यों के हाथ मरोड़ने का है कि आप जीएसटी का देखिए तो हम पैसे नहीं देंगे, हमारी बात मानो तब देंगे। आपको लोन लेना है तो हमारी शर्तों को मानिए तब हम लोन लेने के लिए आपको अनुमति देंगे, नहीं तो हम लोन नहीं लेने देंगे। धान खरीदी करना है तो आप जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते। अभी तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात भी वो पीछे हट रहे हैं या कभी अनिश्चितता हो जाती है। और यदि कोई राज्य सरकार अपने दायरे में रहते हुए किसानों को ज्यादा राशि उपलब्ध करा रही है, उनका सहयोग कर रही है, तो केंद्र सरकार का दायरा कहाँ होता है कि राज्य सरकारों पे वो ऐसी मजबूरी लाए कि आप अगर पैसा ज्यादा दोगे किसानों को तो हम आपका चावल ही नहीं उठाएंगे। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां केंद्र की सरकार बना रही है। और राज्यों का शुद्ध रूप से हाथ मरोड़ने वाली जो मैं बात कह रहा हूँ, सामान्य रूप से मैं कोई ऐसी बात नहीं कहता, लेकिन एक सच्चाई है जो एक सीमा को अब पार कर रही है। तो ये लोगों तक भी अगर बात पहुंचे तो उचित होगा। ये तो बड़ी गंभीर बात है टीएस बाबा, ये तो बहुत गंभीर बात है कि अगर मान लीजिए हम राज्य भाई वित्त आप सारी चीज़ों को देखते हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई सरकार या वहाँ का मंत्री, वित्त मंत्री अपनी वित्तीय स्थितियों को अपने हिसाब से मैनेज करना चाहता है, वो जो राज्य स्तर पर राज्य मैनेजमेंट करना चाहता है, और 2 रुपए वो गरीब किसानों को जो संघर्ष कर रहे हैं, जो इस आपदा को झेल रहे हैं, अगर उनको 2 रुपए ज़्यादा दे देता है तो फिर राज्य केंद्र सरकार के पेट में क्यों दर्द हो रहा? या किसी राज्य सरकार के पेट में क्यों दर्द हो? ये तो बड़ी गंभीर बात है कि कुल मिलाकर ये निश्चित तौर पर बड़ी गंभीर बात है। और टीएस बाबा बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं। वो बहुत शालीन राजनेता हैं, वो ऐसा कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हाथ मरोड़ रही है, तो ये गंभीर विषय है। और एक और रहस्योद्घाटन उन्होंने किया है कि अगर छत्तीसगढ़ की सरकार या अन्य जो राज्य सरकारें अपने राज्यों के किसानों को 2 रुपए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उससे अगर 2 रुपए ज़्यादा देना चाहती तो उसमें भी दिक्कत है कि हम आपको इतने अड़ंगे डालेंगे, आपका चावल नहीं खरीदेंगे, आपको हम सहायता नहीं देंगे अगर आप इस तरह का काम करोगे या किसानों को 2 रुपए ज़्यादा दोगे। तो ये तो मुझे लगता है कि दोहरी राजनीति है, दो चेहरे हैं सरकार के। जी निश्चित रूप से ये नकारात्मक राजनीति अगर है तो नकारात्मक राजनीति है। इस तरह से राज्यों को मजबूत करना संघीय ढांचे की पूरी तरह से विपरीत है। प्रधानमंत्री जी ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात जरूर की, तो क्या ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है? आप देखें जीएसटी में क्या हुआ, आप देखें दूसरी चीजों में क्या होता है। ये तो धान खरीदी के संबंध में है। सामान्य 5% तक भी जो लोन लेने की बात है उसमें भी केंद्र सरकार शर्तें लगा देती है कि इन चीजों को करो तब हम आपको ये लोन लेने की अनुमति देंगे, नहीं तो हम अनुमति नहीं देंगे लोन लेने की। ये देश सही प्रजातांत्रिक और संघीय ढांचे की व्यवस्थाओं के तहत अब नहीं चल रहा है। ये जो तमाम समस्याएं, धान खरीदी केंद्र, मेरे पास जो खबर है, मेरे पास जो सूचनाएं हैं कि इसकी जो समस्याएं आ रही हैं, जैसा आपने कहा कि राइस जो मिलिंग नहीं हो पा रही है, जो केंद्र सरकार की संस्था है वो चावल नहीं उठा रही, तो आगे का सर्कुलेशन नहीं बढ़ रहा है, तमाम जो धान खरीदी केंद्र हैं वो बंद हो गए हैं। तो इन स्थितियों में जो राज्य सरकार है छत्तीसगढ़, वो किस तरीके से निपटेगी? आप वरिष्ठ मंत्री हैं, मुख्यमंत्री के बाद आपका दर्जा वहाँ आता है, बेहद संजीदा राजनीतिज्ञ हैं, किस तरीके से चीज़ों को वहाँ करेगी? क्योंकि अब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, किसानों के मुद्दे पर एक तरीके से राज्य सरकार भी कटघरे में खड़ी हो जाएगी। बिना दाम दिए तो किसान की आमदनी बढ़ाई जा नहीं सकती। दुगना करना तो छोड़िए, लेकिन जब तक आप उनके कृषि उपज का दाम नहीं देंगे तो किसान की आमदनी बढ़ ही नहीं सकती। ये पहली चीज है और वो करना चाहेगी राज्य की सरकार। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा के लिए सभी मंत्रीगणों को बुलाया था और आपस में हम लोगों ने बात करके स्ट्रेटेजी बनाई है कि किस तरह से करना है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी से भी मिलने की बात सामने ही हम लोगों की, उनने गोयल जी से, पीयूष गोयल जी से भी फोन लगा के बात की, उनको बताया कि ये देखिए बात आपके यहाँ शायद रुकी हुई है। तो फोन पे पीयूष जी ने अनभिज्ञता जाहिर की कि नहीं, मेरे को तो नहीं पता कि मेरे यहाँ फाइल रुकी है। अब ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि हम लोग जब पता करते हैं, अधिकारी पता करते हैं, तो उनके अधिकारी कहते हैं कि मंत्री जी के पास फाइल है, और माननीय मंत्री जी कहते हैं कि मेरे को तो नहीं मालूम, फाइल यहाँ पर मेरे पास रुकी है, मेरे को नहीं मालूम।
और प्रधानमंत्री जी से भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीएमओ में फोन लगा के बात करना चाहा था और समय मांग रहे हैं, तो संबंधित मंत्री या पूरा मंत्रिमंडल, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी चाहेंगे, दिल्ली जाके प्रधानमंत्री जी से भी हम लोग बात करेंगे कि इस तरह से ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात है और उसकी बुनियाद है, उसको राज्यों के ऊपर ऐसा दबाव बना के विपरीत प्रभाव उसमें डालना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप न्यूनतम समर्थन मूल्य अपने हिसाब से तय करें, यानी जो प्राइस फिक्सिंग कमेटी रहती है वो अपनी तरफ से क्या होना चाहिए आप फिक्स करिए। पिछले साल से कुछ राशि आपने बढ़ाई है, वो आपकी तरफ का है, और राज्य सरकारें आगे अपने किसानों को कैसे प्रोत्साहित करना चाहती हैं, उसमें केंद्र सरकार को बाधा नहीं डालनी चाहिए। निश्चित तौर पर ये भी बड़ा गंभीर विषय है कि वहाँ के अफसर कहते हैं कि मंत्री जी के पास फाइल हो, मंत्री जी अनभिज्ञ हैं। ये भी बड़ा गंभीर विषय है। इस तरह का जो चरित्र है वो तो बाबू राज में होता है, कोई मिनिस्टर ऐसा करेगा मुझे यकीन कम है, लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ के अधिकारी ऐसा कह रहे हैं तो इस पर निश्चित रूप से जो पूरा मंत्रिमंडल है वो आपका मिलेगा और मुझे लगता है कुछ हल जरूर निकलना चाहिए। टीएस बाबा, हम लोग तो थोड़ा धान खरीदी से आते हैं कोरोना पे, जिसका नया स्ट्रेन इस समय दुनिया में हाहाकार मचा रहा है। 30-32 देशों ने ब्रिटेन से एक तरीके से हवाई संपर्क तोड़ दिया है, भारत भी उसमें है, और भारत में भी नए स्ट्रेन के कई मामले आ गए हैं। तो आपका जो छत्तीसगढ़ है वो वहाँ कौन सा इलाका सर्वाधिक कोरोना प्रभावित है, और क्या नए स्ट्रेन आपके यहाँ मिले हैं कुछ, और उसकी क्या तैयारी है? छत्तीसगढ़ में जो विशेष प्रभाव है, ये जो मुंबई कोलकाता के बीच का रेल मार्ग है और ये राष्ट्रीय राजमार्ग भी है, ये सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है। महाराष्ट्र से हम आते हैं तो पहले राजनांदगांव आते हैं, राजनांदगांव के बाद दुर्ग आते हैं, दुर्ग के बाद रायपुर आते हैं, बिलासपुर, चांपा जांजगीर, रायगढ़, ये जो शहर हैं हमारे, ये जो जिले हैं हमारे, 70% प्रकरण इन्हीं जिलों में है। यहीं पर सबसे ज्यादा कोरोना के प्रकरण आ रहे हैं। और अभी यूके से भी जो लोग आए हैं यात्रा करके, उनमें भी सबसे ज्यादा लोग इन्हीं 2 शहरों में आए हैं, दुर्ग में और रायपुर में। इनमें 9 दिसंबर के बाद जो केंद्र सरकार से हमको जानकारी मिल रही है, इनके इमिग्रेशन ऑफिस से, पासपोर्ट इत्यादि के माध्यम से, उसमें 54, कल तक का ये आंकड़ा था, आज हो सकता है बढ़ गया होगा, 54 लोगों के आने की जानकारी मिली थी। उनमें 54 के 54 लोगों की ट्रेसिंग करके टेस्टिंग भी कर ली गई है। 6 कल तक का पॉजिटिव उसमें से आए थे, और उनसे संपर्क में आए हुए लोग भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। पर ये तो कोरोना पॉजिटिव है। ये जो नया स्ट्रेन है VUI 2020/12/1 जिसका नामकरण किया गया है, ये वही स्ट्रेन है कि नहीं, ये पुणे भेजा गया है सैंपल, वहां से जब रिपोर्ट आएगी जेनेटिक सैंपलिंग के बाद तब पता चलेगा। और आगे की तैयारी के लिए रायपुर एम्स से भी हम लोगों ने बात की है। उन लोगों का कहना है कि ये टेस्टिंग हम भी यहाँ पर करके बता सकते हैं, तो वो व्यवस्था अगर बन जाएगी तो टेस्टिंग के लिए हमको भुवनेश्वर या पुणे नहीं जाना पड़ेगा। ये नए स्ट्रेन की टेस्टिंग हम फिर यहीं से करा सकते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री और वहाँ के वरिष्ठ नेता, जो सरकार में एक वरिष्ठ मंत्री हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वैक्सीन को लेकर क्या अपडेट है टीएस बाबा? कब तक आपको कहा गया है कि आपको वैक्सीन मिलेगी, और क्या मुफ्त मिलेगी छत्तीसगढ़ वासियों को? ये भी बड़ा सवाल है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देशवासियों को ये वैक्सीन केंद्र सरकार के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि ये वैश्विक और राष्ट्रीय महामारी है। राष्ट्रीय आपदा के तहत पूरा काम हो रहा है कोरोना का, और उस परिस्थिति में बहुत बड़ी राशि भी केंद्र सरकार के लिए नहीं है। 40-1 हजार करोड़ रुपए की बात है, तुलनात्मक छोटी राशि है एक बड़ी आपदा के लिए। उनको ये उपलब्ध कराना चाहिए। उसके आगे की जो बातें हैं, वैक्सीन का आपने कहा, दुनिया भर में जो वैक्सीन तैयार हुई हैं, उनमें अमेरिका में फाइजर की और मॉडर्ना की ये वैक्सीन, वहां की जो ड्रग कंट्रोलिंग संस्थाएं हैं उन्होंने पास कर दिया था हफ्ता 2 हफ्ता पहले, और वहां पर उपयोग में लाया जा रहा है। देश में जिन वैक्सीन के ज्यादा उपयोग होने की संभावना है, उसमें ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका कंपनी के साथ और बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ साझा जो पहल हो रही है, रिसर्च हो रही है, उसमें कल ही इंग्लैंड की जो एजेंसी है, परसों उन्होंने इसकी अनुमति दे दी है, कल परसों। वहां पास होने के बाद देश की हमारी एजेंसीज उसकी परीक्षण करने के बाद अनुमति देंगे। मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो जैसे ही हमारी देश की संस्थाएं इस वैक्सीन के उपयोग की अनुमति दे देती हैं, तो बहुत कम दिनों के अंदर
ये वैक्सीन आ जानी चाहिए। अब अनुमति हफ्ते के अंदर और वैक्सीन आना अनुमति के 2-3 हफ्ते के अंदर लगना वैक्सीन मुझे लगता है कि चालू हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में शुरुआती दौर में क्या स्ट्रेटजी है, किन लोगों को पहले लगेगी और कितने डोजेस की आवश्यकता होगी? कोई असेसमेंट कराया है बतौर स्वास्थ्य मंत्री आपने, टीएस बाबा? केंद्र सरकार से लगातार मांगा गया था, फीडबैक मांगा गया था कि आप किनको मानते हैं कि फ्रंटलाइन में है। तो हम लोगों ने अपनी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जो पेश किया है फ्रंटलाइन वर्कर्स का, उसमें हेल्थ वर्कर्स हैं, पुलिस वर्कर्स हैं जो फ्रंटलाइन में रहते हैं, सफाई कर्मी हैं जो फ्रंटलाइन में रहते हैं, राजस्व विभाग के वो लोग जो फ्रंटलाइन में काम करते हैं, मीडिया के साथी जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इनके नाम हम लोगों ने सुझाए हैं। केंद्र सरकार जिनके प्राथमिकता को अनुमति देगी उनको पहले बैच में वैक्सीन आएगी। करीब 2,34,000 हेल्थ वर्कर हैं, इनकी संख्या गया है। पुलिस विभाग अलग भेज रहा है, सफाई विभाग अलग से भेजेगा, राजस्व विभाग अलग से भेज रहा है। तो ये आंकड़े केंद्र सरकार के पास जाके और फिर वैक्सीन आएंगे। पहले फेज में मेरी जानकारी के अनुसार देश में करीब 30 करोड़ वैक्सीन खरीदने का प्रबंधन केंद्र सरकार कर रही है। अगर ये 2 डोज लगेंगे एक व्यक्ति को तो 15 करोड़ लोगों को पहले फेज में वैक्सीन लग जानी चाहिए जून जुलाई तक पहला फेज माना जा रहा है। फिर दूसरा फेज आएगा। एक ऐप भी लॉन्च किया गया है कोविन के नाम से। इस ऐप में सारी जानकारियां रहेंगी। वैक्सीन जिस फैक्ट्री से बन के चलेगी वहां से जिस व्यक्ति को लगेगी वहां तक उसकी ट्रेसिंग होगी। फैक्ट्री से निकल के कहां पर है वैक्सीन, किस गाड़ी से जा रही है, कहां तक पहुंची, अब उनके गोदाम में पहुंच गई राज्यों में, उस गोदाम से अलग सेंटर में गई, वो सेंटर से फिर आज मेरे को आपको जिनका नाम आएगा उनको लग गई। ऐसा पूरा ये ट्रैकिंग होगी हर वैक्सीन की ये कोविन ऐप के माध्यम से। और पहले 2 फेज में ये क्लोज रहेगा ऐप, अभी तक जो जानकारी है, अर्थात जिनके नाम भेजे जाएंगे और जो अप्रूव होंगे उन्हीं को ये लगेगा। बाकी आम व्यक्ति को इस माध्यम से पहले नहीं लगेगा। आम व्यक्ति उतने जो टच में नहीं है, सेकेंड राउंड में हो सकता है 50 साल से ऊपर वाले के लिए खुल जाए। ये पहले तो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। फेज 2 में 50 साल से ऊपर वाले जो कोमॉर्बिडिटी माने जाते हैं, करीब 70% नागरिक ऐसे माने जाते हैं जो 50 साल से ऊपर में दूसरी बीमारी से भी ग्रसित हैं जिसमें कोरोना का विपरीत प्रभाव ज्यादा पड़ता है। तो सेकेंड फेज में उनको लिया जा सकता है। फिर हो सकता है कि 50 साल के नीचे वाले भी कोमॉर्बिड, जिसको शुगर की, हाइपरटेंशन की, डायबिटीज की, अन्य बीमारियां हैं जो कोरोना को भी प्रभावित करती हैं, तो उनके लिए भी प्राथमिकता दी जा सकती है। और 2 फेज के बाद ये हो सकता है, अभी निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन ये हो सकता है कि ऐप ओपन कर दिया जाएगा। यानी कोई भी व्यक्ति अगर रजिस्टर करना चाहे वैक्सीन लगाने के लिए तो वो अपना नाम दे सकते हैं, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उनको तारीख आ जाएगी कि कहाँ पर उनको वैक्सीन लगाने के लिए उपस्थित होना है और वहां पर फिर उनके वैक्सीन का लगाने का क्रम चालू हो जाएगा। ठीक बात है। तो लगभग छत्तीसगढ़ भी एक तरीके से तैयार है, जो उनकी जो कोल्ड चेन है और अन्य चीज़ों को लेकर, टीएस बाबा? 630 पहले से ही कोल्ड चेन पॉइंट स्थापित किए गए थे, 81 और तैयार कर लिए गए हैं और इसके अतिरिक्त 100-150 को और चिन्हांकित करके रखा है कि अगर इसके दायरे को ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए हमको बनाना पड़ा तो उनको भी बना के तैयार कर लेंगे। जो प्रोटोकॉल आया है कि जो व्यक्ति आएंगे वैक्सीन लगाने, पहले उनका चिन्हांकन होगा, जिसका नंबर उस दिन है उन्हीं को फिर वैक्सीन लगाने के लिए कमरे में अंदर भेजा जाएगा। उस कमरे में बैठेंगे, उनका नंबर जब टर्न आएगा तो वो दूसरे कमरे में अंदर जाएंगे जहां वैक्सीन लगती रहेगी, वहां उनको वैक्सीन लगाया जाएगा। और वैक्सीन लगाने के बाद एक तीसरा कमरा चिन्हांकित किया रहेगा, वहां पर आधे घंटे उनको बैठना है कि वैक्सीन लगाने के बाद कोई विपरीत परिणाम अगर ऐसे आ रहे होंगे, रिएक्शन जिसको कहते हैं, जिसकी चर्चा कभी होती है, इसकी उम्मीद बहुत कम रहती है, लाखों में एक हो गया तो, लेकिन तो पर भी उनको आधा घंटा बैठा के और जो उपचार के लिए आवश्यकता रहती है दवाई की, उसको भी वहां पर प्रबंधन उसका रहेगा और आधे घंटे बाद फिर नागरिक जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक पत्रकारों, जो कोरोना से पत्रकारों का निधन हुआ, उनके परिवारों को एक राशि की घोषणा की है। अभी हाल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने
और अन्य राज्य सरकारों ने एक बीमा योजना भी लाए, हालांकि बहुत कम राशि है, 5 लाख रुपए है कि अगर कोई किसी पत्रकार का निधन हो जाता तो उसके परिवार को, कोरोना की बात मैं कर रहा हूँ, कोरोना के मुतालिक बात कर रहा हूँ, कि उनको 5 लाख का बीमा मिलेगा या 10 लाख रुपया मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं, उन्होंने हाल में दिया है। तो इस तरीके की कोई मंशा छत्तीसगढ़ सरकार की भी नजर आ रही फिलहाल अभी? सुझाव आते रहे हैं, हम लोगों ने पत्राचार भी किया है, लेकिन निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। आज आपसे बात हो रही है तो इस बात को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष नोटशीट के माध्यम से दोहरा दूंगा कि ये बातें आ रही हैं। और स्वास्थ्य विभाग के अलावा, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी हेल्थ कवरेज दिया है वो कोरोना वॉरियर्स के नाम के हेल्थ विभाग को ही दिया है। हमारे यहाँ पुलिसकर्मी भी 23 उनका कोविड ड्यूटी में उनकी डेथ हुई है, अन्य लोगों की भी डेथ हुई है, पत्रकार भी हमारे बड़ी मात्रा में प्रभावित हुए हैं, उनमें मृत भी हुए होंगे। तो और लोगों को भी राज्य सरकार जो कोरोना की उनको राज्य सरकार को विचार करना चाहिए। मैं आज ही जरूर एक बार और नोटशीट माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के पत्रकार, और मैं स्वयं एक पत्रकार होने के नाते आपका धन्यवाद करूंगा कि आप संवेदनशील व्यक्ति हैं और पत्रकारों की बात मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे। बहुत धन्यवाद है आपको, आपकी इस पहल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद टीएस बाबा, आपको और आपकी सरकार को और पूरे छत्तीसगढ़ को के न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमसे बातचीत की, इतना समय दिया और तमाम मुद्दों पर चर्चा की हमसे और उसके सार्थक जो हल हैं वो भी सुझाए। तो ये थे टीएस सिंहदेव, वहाँ के छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता, जिन्होंने बताया कि किस किस तरीके से कोरोना से वो लड़ाई लड़ेंगे, कि धान खरीदी का क्या मसला है। और सबसे अहम बात है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को कहा कि भरोसा रखिए, जैसा 2 साल काम किया है उससे बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। तो ये उम्मीद है उनको कि वो बेहतर काम करेंगे, नए साल में छत्तीसगढ़ की जनता की उम्मीदें पूरी हों और ये सरकार उनकी सेवा कर सके। मेरी भी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।